ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी और आज का त्योहार बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इस प्रस्तुति में इस डेटा जो भी लेते हैं दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम नित्य अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते, तारा बोलते हैं। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, साथ ही साथ तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, उस पर थोड़ी चर्चा, ताकि ग्रहों के बारे में, हमारे जीवन में ग्रह हमारे साथ कैसा फल देंगे, दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के फल कैसे होंगे और विभिन्न लोगों से जुड़े व्यक्तियों से हमारा संबंध कैसा होगा, उनसे फल कैसे प्राप्त होंगे, ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार, यानी चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इस चौथा भाग चौघड़िया से संबंध। आज का चौघड़िया, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। यह किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता है जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हैं। जी हाँ, जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हैं। यह सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा भाग अंकों की दुनिया में। अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हुए हमारे लिए काफी कुछ कर जाते हैं। ये जी हाँ, अंक कार्य करते भी हैं और अंक बोलते भी। तो अंकों को पहचानना, उनमें सही उपयोग करना ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे, यही इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। तो अंकों को पहचानना, अंकों को जानना, अंकों को समझना और उनका सही उपयोग करके अंकों को सही कार्य पर की तरफ ले चलना ताकि हमारे जीवन में शुभता हो। साथ ही साथ अंक बोलते हैं। विभिन्न व्यक्ति किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक का दिन आज कैसा होगा, अंक आज क्या होगा, यह भी इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार यह पूरी प्रस्तुति दैनिक पंचांग का आपके लिए काफी उपयोगी है और महत्व रोचक हम बनाकर लाए हैं, महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ज्ञानवर्धन के साथ साथ यह उपयोगी भी साबित होगा। इसी उद्देश्य से हम इस प्रस्तुति को लाए। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए आदि से अंत तक, और कहीं आवश्यकता हुई तो नोट भी करते चले। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। आप यदि कुछ आपके मन में सुझाव आ रहा है तो इस प्रस्तुति को की उपयोगिता बढ़ाने के हेतु आपका सुझाव है, चाहेंगे आप आमंत्रित। और इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं प्रस्तुति। पंचांग से हम यात्रा आरंभ करते हैं। जी हाँ, पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ
साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छाओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके। वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर तो चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 23 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग कलयुग और कलयुग का 5136 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:27 पर, सनराइज एट 6:36 AM एंड सनसेट एट 5:27 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता में। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 1:46 तक पंचमी, पूर्णा तिथि के अंतर्गत जो आता है, और इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र अपराह्न 2:33 तक पूर्वाभाद्रा, उसके उत्तराभाद्रा, योग अपराह्न 3:59 तक परिग, उसके बाद शिव, करण अपराह्न 2:10 तक पौ, तत्पश्चात देर रात्रि 2:28 तक पालव और फिर पालव। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व हम भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर है, पर्वत पर है, जो कि सुखप्रद है। और तत्पश्चात जब षष्ठी तिथि होती है तो भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं। भविष्य सिद्धि के लिए वह भी उपयोगी है। इसलिए आज का दिन, बसंत पंचमी का दिन, आज का दिन शुभ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। ओम नमः दिन के शिवाय। 11:40 से 12:23 तक। रवि योग अपराह्न 2:33 से 6:36 यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:50 से 2:33 तक। गोधूली बेला संध्या 5:24 से 5:50 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:40 से 12:01 तक। गुलिक काल प्रातः 7:58 से 9:19 तक। यमगंड अपराह्न 2:44 से 4:05 तक। और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:02 से देर रात्रि के ही 1:37 तक। और पंचक प्रातः 6:36 आज सूर्योदय से कहें, जो कि ये पंचक पहले से चला रहा है। और 25 जनवरी को याद रखें, 25 जनवरी को अपराह्न 1:35 तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। और आज बसंत पंचमी का त्योहार है और सारे नमन करते हुए उनके शुभ समय देते हैं। आपको बता दें, पंचमी तिथि प्रारंभ आज तो कल 2:28 आरंभ हो चुका है और समाप्ति 1:46 पर। पंचमी तिथि कल 2:28 रात्रि में आज आरंभ हो चुका है और 1:46 रात्रि में समाप्ति है। आज का पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। सामान्य पूजा 6:36 से 12:01। इस बीच में राहु काल भी आते हैं, इसलिए उत्तम पूजा 6:36 से 7:58 प्रातः तक। और अति उत्तम 7:58 से 9:19 तक। ये हम तारा बलम से भी निकाल कर आपके समझ दिए हैं और साथ ही साथ चौघड़िया के अनुसार अति उत्तम जो पूजा का समय है वो 6:36 से 7:58 प्रातः तक। और अति उत्तम 7:58 से 9:19 तक। हम ये कहें 6:36 से 9:19 तक पूजा का उत्तम समय होगा
और अति उत्तम उसमें से 758 से 9:19 प्राप्त रखा है। आप इसका उपयोग करें और सरस्वती की वंदना करते हुए हम चलते हैं आज ग्रहों के संबंध में चर्चा करें। आज के ग्रह की आकाशीय स्थिति क्या है? यह प्रातः 5 बजे प्रातः का है। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सभी ग्रह शनि देव को छोड़कर अंश के अनुसार मजबूत स्थिति में है। राशि के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 6 ग्रह हैं, बृहस्पति और केतु, मंगल, बुध इनकी राशि, केतु और मंगल चंद्र, मंगल और शुक्र इनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है। सूर्य देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नहीं है। सूर्य देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, मंगल, बुध ये स्वतंत्र ग्रह, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज प्रातः 8:33 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा जब वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। तो ये रहे आज के पहले भाग के प्रश्न। अब आपको अगले चलते हैं दूसरे भाग में, जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, सितारे बोलते हैं, सितारे झूठ नहीं बोलते। जिसे तारा बलन कहते हैं, आपके समझ तारा बलन के समस्त नक्षत्रों के नाम है जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है। और जो हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके जो जहां चंद्रमा के गोचर का नक्षत्र आपस में मिलते हैं उसको ही आज हमारा प्रतिफल होता है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। तो उदाहरण के स्वरूप यदि आप स्वाति और सतवीसा नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है तो पहला भाग संपत्ति का होगा, दूसरा भाग विपद का होगा। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है। 9 तरह के सितारे आवाज दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। जी हाँ, और ये झूठ नहीं होते। तो सितारे 9 तरह के जो परिणाम देंगे वो इस प्रकार है कि आज का तारा आपका जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, न्यायधन्य, मित्र मित्र में हो सकता है। जब तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र मित्र में हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत हम दैनिक कार्य उत्साह पूर्वक कर सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्य कार्य कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत अन्य नक्षत्रों में जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में यदि आपका संकेत है, आज का सितारा बोल रहा है, तो वैसी स्थिति में सितारे कह रहे हैं कि आप दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य कार्य न करें और उत्साह पूर्वक इन अशुभ तारों की स्थिति को शुभता में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ नव तारा बलन मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति को जान सकते हैं, नक्षत्रों की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे दशा, महादशा, कुंडली और विभिन्न लोगों से मिलने वाले व्यक्तियों से के बारे में, उनसे शुभ मित्रता कैसी होगी, उनसे जो हम यदि पार्टनरशिप करते हैं व्यवसाय हेतु या अन्य प्रयोजन हेतु तो कैसा फल होगा। जी हाँ, 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो हमारे मन में यह दुविधा होती है कि कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे। किस ग्रह के 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इसलिए 27 नक्षत्रों की सूची बनती है, 9 नक्षत्रों की 3 श्रेणी में रखा जाता है और वह इस प्रकार होता है। 9 नक्षत्रों की सूची, 9 नक्षत्रों की सूची 3 सूचियां बनी और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। 10 केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और इनके साथ नक्षत्रों को जोड़ा गया। पहला ग्रह केतु देव के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा नक्षत्र जो हुए हर श्रेणी में से दूसरा 11वां 20वां, इनका स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्र देव को गया। तीसरा
ग्रह को तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व हो गया। और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व हो गया। और यह सूची इस प्रकार, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम फलित कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ उस नक्षत्र को इस सूची में से चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करके संबंधित ग्रह को, ग्रह स्वामी को पकड़ते हैं। और वही ग्रह जो होते हैं, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। तो यह जो ग्रह है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारी जीवन यात्रा आरंभ यही से होती है, इसलिए इसे पहला ग्रह मानते हैं। यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाएंगे, और बुध के बाद फिर केतु से यात्रा आरंभ करेंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है ये शुभकारी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां जो ग्रह होते हैं ये अशुभकारी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। जी हाँ, ये पीड़ादायक होते हैं, इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये हम जो ग्रह होते हैं ये शुभ ग्रह होते हैं। इस प्रकार हम शुभ ग्रह को भी चिन्हित कर लिए, अशुभ ग्रह को चिन्हित कर लिए, शुभ नक्षत्र को चिन्हित कर लिए, अशुभ नक्षत्र को चिन्हित कर लिए। अब दशा महादशा का फल हम जान सकते हैं कि कौन सी अवधि में जब जन्म कुंडली को खोलकर अवधि हम दशा महादशा का देखें, और तब हम जान सकते हैं कौन से ग्रह, कौन सी अवधि हमारे लिए शुभकारी होगी। योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ ग्रह के महादशा की स्थिति में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तक की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं तो किसी भी विपरीत परिस्थिति को सामना करें। और इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह यदि कहाँ बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अनुसार हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, और उसी अनुसार कर्म भी कर सकते हैं। जैसे संपत को देखें, यदि संपत ग्रह जो बनते हैं, जहां पर बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य, और कैसे फल कौन से भाव में बैठे हैं, इन सभी को आकलन करके हम वैसा कर्म करने से संपत्ति के लाभ हो सकती है। नक्षत्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होंगे या शुभ कार्य, यह हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हमारा दूसरा जो नक्षत्र जन्म ग्रह होता है उससे संबंधित नक्षत्र में जन्मे जातक से हमें भी बिजनेस पार्टनर्स करते हैं तो हमारे लिए संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस प्रकार हम कहाँ सावधान रहें, किससे मित्रता करने में, जुड़ने में, जन्म कुंडली यदि मिलान करते हैं उसमें भी वैवाहिक आदि के लिए, सभी कार्यों के लिए उसमें भी लाभदायी होता है। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, अद्भुत पद्धति है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से पोस्ट करके रखा है, जिससे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा। जी हाँ, नौ तारा चक्र पद्धति से बहुत ही सटीक पद्धति है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सितारे झूठ नहीं। तो चलते हैं, सितारे झूठ नहीं बोलते, इसमें आज का सितारा हमारे शुभता और अशुभता के बारे में क्या क्या है। हम ये देखें कि आज का पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद में उसके बाद है, यानी 2:33 प्रातः से तक पूर्वा भाद्रा में, उसके बाद उत्तरा भाद्रा में। उधर हम किसी भी नक्षत्र को ले सकते हैं और आप अपने नक्षत्र को देखें आपका नक्षत्र क्या कहता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हुआ है तो पहला भाग साधक का है, किंतु दूसरा भाग सावधानी का है। जी हाँ, सावधानी, इसलिए दूसरा भाग जो है वो सावधान करने के लिए करता है। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग जन्म का है जो कि पीड़ादायक है, दूसरा भाग संपत्ति का है जो कि सुखदायक है। यह हमारे लिए संकेत है, और इसी संकेत के अनुसार हम काम करते हैं। आरंभ में जैसा हमने कहा था कि यदि अशुभता की स्थिति है तो शुभता को परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि जो भी हम उपाय की चर्चा आगे करने जा रहे हैं वह केवल किताबों में, हमने भी प्रयास नहीं किया है, क्योंकि हम भी कार्य में शुभता चाहते हैं। तो आज का तारा जो संकेत दे रहा है, कम से कम जो पहला ग्रह है
यानी जो अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक वो पहले भाग में थोड़ा सा अति सावधान रहे, और भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक दूसरे भाग में अति सावधान। यह उनके लिए संकेत ये है। तो इस प्रकार आज का फल आपके समक्ष हमने रखा। आज के सितारे क्या क्या है, उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है केवल ज्ञान अर्जन हेतु, उपयोग करने हेतु नहीं। जन्म में नक्षत्र हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में हो तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में हो तो नमक का दान, अध्याय हो तो प्याज मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तिल सहित का दान। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, इसलिए चंद्रमा जब तक कुंभ राशि में है तब तक क्या फल होगा, इसे चंद्रमनन कहते हैं। राशि के अनुसार आज दिन कैसा। जी हाँ, राशि के अनुसार प्रथम भाग में जब तक प्रातः 8:33 तक जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए शुभता के संकेत है। उसके बाद वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले जातक के लिए उतनी शुभता नहीं है, इसलिए का ध्यान धरें और शुभ कार्य अपने कार्य में थोड़ा सावधानी रखें। आपका स्वागत है चौथे भाग, चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी के कार्य को करने के लिए वो इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या ऐसे सारे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा उसके लिए काफी उपयोगी होता है। इसी कारण हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, आप उससे संदर्भित कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके उसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और 8 चौघड़िया जो दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। ये इस प्रकार 16 चौघड़िया, और इन 8 चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए ही 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। यानी पहला चौघड़िया जो होता है दिन का और रात का, वही अंतिम चौघड़िया होता है। आदि चौघड़िया जो होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं 7 दिनों के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से। और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न आयोजन, विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए इन चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विभिन्न निमित्त कार्यों से संबंध जुड़ता है, और इससे चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आज का चौघड़िया अशुभ स्थिति में कब है, अशुभता से अधिव्याप्त कब है। इसलिए आरंभ में हमने सरस्वती पूजन का जो हमने मुहूर्त दिखाया था, उसमें 9:19 के बाद अशुभता की स्थिति है, इसलिए हमने 9:19 तक की अति उपयोगी बताया, क्योंकि उसके बाद 12:01 तक वैसे शुभ मुहूर्त है, किया जा सकता है पूजा, परंतु बीच बीच में चौघड़िया का। तो चलिए, चौघड़िया की जब भी हम देखें तो अशुभता की स्थिति को जरूर देखें। दिन में जो अशुभता की स्थिति होती है 3 तरह की होती है, काल बेला, वार बेला और राहु काल, और रात्रि में काल का। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस दिन सूर्योदय सूर्य का होता है, सूर्य का जो उसमें एक तरह से शासक होते हैं सूर्य, और इसलिए और शनि देव से उनकी कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित करता है। वही रात्रि चंद्रमा का शासन, बुध उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया काल रात्रि से प्रति रात ग्रसित है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसे। आज का चौघड़िया जैसे हमने कहा था, दिन वर्ष शुक्रवार है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन आरंभ है और चर चौघड़िया से समाप्त है। अमृत चौघड़िया जो 9:19 में से 10:40 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जो 10:40 में से 12:01 तक है, वह राहु काल और काल बेला से ग्रसित। वही रात्रि का चौघड़िया जो 8:24 से 10:23 रात्रि को लाभ चौघड़िया है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार इन चौघड़िया का परित्याग करके हम अपने
कार्यों में शुभता लाने हेतु हम अन्य चौकड़िया का उपयोग करें। पुनः बता दें, लाभ चौकड़िया बुद्ध से, विद्या से संबंध रखता है, इसलिए अति उत्तम चौकड़िया है पूजा आदि करना। बुद्ध चौकड़िया 7:58 से 9:19 तक सरस्वती की पूजा विद्या अर्जन के लिए होती है, इसलिए लाभ चौकड़िया अति उत्तम। तो चलिए आज अब हम आपको ले चलते हैं पंचांग के दैनिक पंचांग के अंतिम भाग में, अंकों के लिए। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं क्योंकि अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, और अंक को किस प्रकार कार्य शुभता और अशुभता देते हैं, अंक का कार्य महत्वपूर्ण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते और हम ट्रैप हो। अंकों को समझने के अंक 1 से 9 तक ही होते हैं एकल अंक, और एकल अंक भी अंक ज्योतिष में प्रयोग होता है, इसलिए इसे समझना बहुत आसान है, इससे उपयोग करना भी आसान। तो आइए अंकों को जाने समझे, उसे सही ढंग से परख कर और उसका सही उपयोग करके जीवन में शुभ कर रहे। ये अंक ज्योतिष में शून्य को गणना में नहीं लेते, 1 से 9 तक ही लेते हैं, और जब कोई अंक हमारे पास 1 से ज्यादा अंकों का समूह, 2 से ज्यादा अंकों का समूह, 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह आता है, उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और ये 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उसको मध्यम अंक 5 होता है, जो 5 अंक जो है मध्य में आता है, जो कि अति शक्तिशाली होता है, क्योंकि अपने पहले के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित करके रखता है। इन अंकों को के शासक ग्रह 9 ग्रह बनते हैं, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों को के विशेष गुण, तत्व और आदि होते हैं और ऊर्जा होती है। जो अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग होते हैं, उस अंक से संबंधित जो ग्रह होते हैं उनकी ऊर्जा या तत्व और उसके गुण की कमी हमें पाई जाती है। वहीं कोई कुछ अंक ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा बार, 2 बार से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा बार कहिए, 2 बार से ज्यादा, या कहिए कहें 3 या 3 बार से ज्यादा प्रयोग हो तो वह अशुभता के तरफ ले जाता है, और वैसी स्थिति में हमारे लिए समस्या कारक हो सकता है। इसलिए अंकों को पहचानना चाहिए कि कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक बार बार आ रहे हैं। इन अंकों को इनके अंकों के गुणों, तत्वों तथा ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से जाना जाता है। 1 को राजा या सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को सलाती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने फरेबी करने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, 5 को बुद्ध से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, न्यायालय आदि से, और 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर्स। इनके साथ ही ये अंक के अलग अलग नाम हैं, और इनके नामों से यदि आपस में संबंध जोड़ने का प्रयास करें तो वह भी पता चल सकता है कि आपस में संबंध कैसे हो। तो चलिए चलते हैं अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। जी हाँ, उपहार के रूप में देते हैं, और ये जो होते हैं हमारी जन्म तिथि के रूप में आते हैं। जन्म तिथि में तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, 1 या 2 अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का, और ये स्थायी होते हैं, ये बदलते नहीं। तिथि से हम मूलांक निकालते हैं कि यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके वह हमारा मूलांक होता है, और तिथि और माह को जोड़ते हैं तो एटीट्यूड नंबर निकलता है, जो कि हमारा बाह्य व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं तो वह हमारा भाग्यांक होता है। बोलचाल की भाषा में जो मूलांक होता है उसे ड्राइवर कहा जाता है, और भाग्यांक जो होता है उसे कंडक्टर कहा जाता है, और पूरा अंक ज्योतिष इसी मूलांक और भाग्यांक के इर्द गिर्द। मूलांक और भाग्यांक जिस तरह से दैनिक जीवन में कल्पना करें, बस को चलने में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो तो आरंभ से ही बस का चलना समस्या कारक होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रु अंक हो जाए तो आपस में जो हमारे जीवन में जो स्ट्रगल आरंभ से ही होता है। और वैसे स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे अंक की आवश्यकता पड़ती है
जो हमारे लिए शुभकारक। व्यक्ति नहीं, अंक की जरूरत पड़ती है जो दोनों के मित्र हो। तो ऐसे अंक को हम ढूंढते हैं और लाते हैं, और ऐसे अंक को हम ला कर यहाँ रखते हैं, और वह कहाँ से आए, कौन स्रोत हो, यह हम सभी अभी चर्चा करें। तो इसको जानने के लिए एक अंक और बनता है 1900, जो जिसे एंजल नंबर कहते हैं, वह वर्ष से निकलता है। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक और अंक है, जिसमें हम इन अंकों को, वह वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर एकल अंक में परिवर्तित करके, और पुरुष के लिए 11 से उसमें घटा देते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ देते हैं। इस जातिका का जिसका जन्म तिथि है, हमने गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य से। आज ही उनकी जन्म तिथि, जी हाँ, शैक्षणिक उद्देश्य से लिया है। और इनका एंजिल नंबर कहते 6 आता है, पूर्णांक 5 है, भाग्यांक 8 है, और एटीट्यूड नंबर भी 6। अब इसमें देखेंगे कि अंक कौन सा अनुपलब्ध नहीं, कौन सा अंक अनुपलब्ध है, और कौन से अंक इसका हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप पूरे आपके पास 2 टेबल है। एक टेबल है जिसमें पूरे अंक भरे हुए, एक टेबल है जिसमें कुछ बॉक्स खाली है। ये आप हमारे जो बाएं साइड में तरफ जो अंक है, जिसमें थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल सारे लिखे हुए, ये प्लेन जो बताता है उस अंक को बताता है। तो यदि हम देखें, यदि हम इन अंकों को देखते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के बॉक्स हैं, जिसमें थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल लिखे हुए। दूसरा तरफ जो है अंक से जो अंक निकले हैं वह 4, 3, 8। यदि हम वर्टिकल को देखें तो वो थॉट प्लेन को दर्शाता है, 9, 5, 1 को विल पावर को दिखाता है, एक्शन प्लेन जो है 2, 7, 6 बनते हैं। वही हॉरिजॉन्टली देखें तो 4, 9, 2 इंटेलिजेंसिया को देखा जाता है, 3, 5, 7 इमोशनल को, 8, 1, 6 प्रैक्टिकल को। और इस जातिका के बारे में देखें तो सभी बॉक्स फिल्ड हैं, एक बॉक्स केवल खाली है, और कोई भी अंक 2 से ज्यादा बार नहीं है। जी हाँ, ये अंक इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अब इन अंकों को यदि देखा जाए, ऐसे हो सकती थी पूरे अंक खाली मिलते हैं। अब इनको को देखा जाए तो इनका जो मूलांक बनता है 5 होता है, भाग्यांक 8 होता है, एंजल नंबर 6 होता है, जो अंक मिसिंग है वो 7, और सभी अंक एक एक बार प्रयोग हुए हैं, केवल 1 और 6 को छोड़। जब भी मूलांक और भाग्यांक में टकराव होगा, तो आपस में शत्रु होंगे, तो हम कहां से अंक लाएंगे। और इसी हम जो अंक व्यवस्था कर सकते हैं, वही अंक को, जो मिसिंग अंक है जीवन में, चाहे मोबाइल अंक लें या जो भी लें, ऐसा अंक लेंगे जो कि एक बार 2 बार से ज्यादा नहीं आया, 2 बार से ज्यादा नहीं आया हो। और मिसिंग अंक को साथ ही साथ वह दुश्मन मूलांक को भाग्यांक करते हैं। तो जातक का आप किसी भी जातक के बारे में ये देखते हैं कि वो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं है। और ऐसे अंक को, मूलांक और भाग्यांक में यदि शत्रुता है, तो हम व्यवस्था करते हैं ऐसे अंक का जो चिर हो, जिसकी आयु लंबी हो, क्योंकि यह कभी, जो जन्म तिथि है वो कभी मरता नहीं, और उसी का नाम भी कभी अस्त नहीं। तो वैसी स्थिति में हम, वह कौन सा स्रोत है, ये हम नाम होता है। नाम ऐसा होता है जो हमारे, ये जन्म तिथि ईश्वर देते हैं जब हम जन्म लेते हैं, और जन्म के बाद धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं, और वह नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से। जी हाँ, ये अक्षरों के अंक, ये मूल्य की हुआ है, ये आपके समक्ष चल रहे हैं। इन अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं, और ये मूल्य ही जो अक्षर अक्षर होते हैं, उनको जो प्रयुक्त होते हैं अक्षर, उसके अंक के मूल्य में परिवर्तित करके उसको एक अलग में बनाकर हम उसे उपयोग करते हैं। और इस जातिका का देखें कि कितना, पहले तो इस जातिका का नाम, ये रेखा भारद्वाज, ये सिंगर है, दिल्ली से आते हैं। इनका मूलांक भी देखें, इनका जो नामांक है वो 1 पर है, और जो इनका जो नाम का पहला अक्षर जो होता है वह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी भी समूह समुदाय में जब हम रहते हैं, तो नाम जब पुकारा जाता है, पूरा नाम पुकारने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। नाम का पहला अक्षर ही चेतना दे जगाती है, और उसके बाद के अक्षर जो होते हैं
वह ऊर्जा देती है, और इसके पहले कि पूरा नाम पुकारा जाए रिस्पॉन्स कर। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है, और इनका अंक 1 पर जा रहा है। अब देखें कि इनके मूलांक और आपस में शत्रु है या नहीं, और क्या कहां से कौन से अंक किसके शत्रु, यह आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि शैक्षणिक उद्देश्य से हम जन्म तिथि लिया है, इनको पहले जन्म तिथि की बधाई दें। और आप देखें 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, ये दुश्मन अंक है। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। और इन अक्षरों के, इन अंकों के जो शत्रु अक्षर हैं वह भी आपके समक्ष में रखा है। 1 के एफपी, 2 के टीएमटीओबी, इस तरह से। और आप यह नाम जब हम नवजात शिशु का रखें तो इस अनुसार रखें कि वह शत्रु अक्षर है। वॉवेल से कॉन्सोनेंट को कंपेयर करें यदि, तो वॉवेल का अंक जो होता है वह ज्यादा हो और कॉन्सोनेंट का कम हो तो अति उत्तम। तो ये रेखा भारद्वाज का, इनका देखिए, इनका जो है मूलांक 5 बनता है जिसका कोई शत्रु अंक नहीं है, और भाग्यांक 8 है जिसका शत्रु 1। इनका नामांक 1 पर जा रहा है। जी हाँ, 8 का शत्रु 1 पर होता है, 1 होता है, 1 का शत्रु 8। क्योंकि राजा का, या राजा कहे सरकार का शत्रु होता है तो कर्मचारी होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, या न्यायालय होता है। और जो सरकार नीचे के तबके के लोग से अच्छा तालमेल कर लेता है तो सरकार बराबर जीतती है। तो ये रहे अंकों के लिए। इन अंकों को यदि देखें तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो बार बार अपने ही के दुश्मन। जी हाँ, तो अगर ऐसे अंक हम मोबाइल में रिपीट करते हैं, ये हमारे नुकसानदायक है। ये अंक है 4 7 8 9, ये अपने के ही दुश्मन। यहाँ जिस उदाहरण स्वरूप हम बताते हैं, 4 किसे कहते हैं? राहु को। इसके स्वामी राहु झूठ, कल्पना में ज्यादा रहने वाला, सोचने वाला, आसमान देखने वाला, झूठ बोलने वाला, झांसा देने वाला। या कोई भी व्यक्ति, चाहे राहु ही क्यों ना हो, हम झांसा देते हो, हम झूठ बोलते हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे सामने जो व्यक्ति हो वो हमको झांसा न दे, हमको कल्पना में रखे, हमको जिससे झूठ ना हो। इसलिए हर अंक एक दूसरे के दुश्मन। चार, ये 4 7 8 9 अपने के दुश्मन। इसलिए इसका सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख ला सकते। अब अंत में हम अंक कार्य करते हैं। इसके इस सीरीज में आज इस वर्ष कैसा बीतेगा, यह कैसे चल रहा है, तो आप देखें इनका 62वां वर्ष चल रहा है। इनका 62वां वर्ष चल रहा है जो कि 8 अंक दे रहा है। और इनका जो इस निकालने के लिए हम जो जन्म तिथि होता है उसको वर्ष निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को डाल देते हैं। और इनका जो पर्सनल ईयर है 7, 8 और 7 में दुश्मनी नहीं। वहीं 5 और 7 में दुश्मनी नहीं है, 5 और 8 में दुश्मनी नहीं है, किंतु 8 और 8 का दुश्मनी है। इसलिए इनका 75% वर्ष 75% सही। रनिंग एज भी आपस में, और जो पर्सनल ईयर है वो भी आपस में दुश्मन है। केवल रनिंग एज और भाग्यांक ये आपस में, इसलिए थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य को। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के अंक क्या संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, आज का अंक 7 है, और 7 किसी का अति मित्र नहीं। ये तटस्थ है। 1 2 4 6 5, 4 5 6, ये उत्तर कुछ से तटस्थ है, कुछ से मित्र है। जो इनके शत्रु हैं वे है 3 और 7, खुद अपने, और 9। तो 3 12 21 30 तारीख को जन्मे जातक, किसी भी माह के 3 12 21 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 7 16 25 को जन्म हुआ है, या 9 18 27 को जन्म हुआ है, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उनका दिन उतना अच्छा नहीं बीतेगा जितना सोच रहे हैं। और विशेष शेष जातकों के लिए आज का दिन। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का अंक 7 है, और 7 अंक पुनः बता दें: 3 12 21 30, 7 16 25, और 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए सावधानी। शेष अंक वाले आज के लिए उत्तम दिन।
इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपकी यह प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साबित होगा। यदि सुझाव आपका कुछ है तो हमें जरूर दें, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। और यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिवार, शुभेच्छुओं के संग। और अंत में बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मां शारदे, शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। जय मां शारदे, जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।